हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए बच्चे, यूपीएमएसपी जो हमारी है वो इस समय धड़ाधड़ अपना सारा काम कर रही है। यानी कि आज के 2 दिन पहले डेट शीट निकाला और उसी के जस्ट एक दिन बाद इसने तगड़ा वाला मॉडल पेपर भी लॉन्च कर दिया है। और जैसा कि देखा जाए कि सर क्या इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है, क्या क्वेश्चन के पैटर्न में कोई बदलाव है, तो बच्चे आप देखेंगे तो बहुत सारे टीचर्स के थंबनेल पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 7 बड़े बदलाव, 4 बड़े बदलाव। लेकिन बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। जैसा था पिछली बार का पैटर्न, सेम क्वेश्चन का पैटर्न इस बार भी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है और कैसे आपको सॉल्व करना है। बच्चे पैसेज आपको सबसे पहले दिया जाता है 1 से 3 नंबर, यानी कि अनसीन पैसेज दिया जाता है और आपको इसको करना होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब एक चीज़ ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा इस बात को बच्चे, कि ये एक्चुअल में मॉडल पेपर आने का मतलब क्या है। समझो ना कि एग्जाम के पहले रेड अलर्ट जारी होना। मतलब सबसे पहले कुछ दिन पहले हमको ये होता है, गेस नहीं होता कि कैसा पैटर्न बनेगा, क्या होगा, क्या पेपर का लेबल होगा। लेकिन इन सारे ही क्वेश्चन पे अल्प विराम लग जाता है जैसे ही मॉडल पेपर आ जाता है। तो इस वजह से मॉडल पेपर का एग्जाम में अपना बहुत बड़ा महत्व होता है और एग्जाम में मॉडल पेपर सॉल्व करके आपको जाना ही चाहिए। अभी बच्चे ये मैं आपको पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ और जैसा जो भी आपका फीडबैक होगा आप हमें दीजिएगा। फिर उसके साथ साथ मैं आपको अगर और रिक्वायरमेंट होगा तो इससे मिलता जुलता सेम 10-15 मॉडल पेपर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए बच्चे है क्या देखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एक से लेकर बच्चे 1 से लेकर 20 नंबर तक का यानी कि आता है एमसीक्यू। तो इस बार भी वही 1 से लेकर 20 क्वेश्चन आया है एमसीक्यू, मतलब जो कि आपको ओएमआर सीट पे सॉल्व करना है। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स केयर फॉर देयर यंग वंस। इसके कहने का मतलब ये है कि लगभग लगभग सारे जितने भी प्राणी हैं वो क्या करते हैं, केयर फॉर दियर यंग वंस, मतलब कि वो अपने बच्चों का केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, परवाह करते हैं। मेनी एनिमल्स प्ले विथ दियर बेबीज एंड शो दियर लव बाई टचिंग एंड हगिंग। इसका मतलब है कि मेनी एनिमल्स, कई जानवर खेलते हैं अपने बच्चों के साथ और अपना प्यार दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? बाई टचिंग एंड हगिंग दे, मतलब उन्हें टच करके या फिर उन्हें हग करके अपना प्यार जाहिर करते हैं। मोस्ट एनिमल्स क्लीन, बहुत जानवर क्या करते हैं, क्लीन करते हैं मतलब साफ करते हैं। फिर फीड मतलब खिलाते हैं। एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज, और अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। बर्ड्स आल्सो टीच देयर फ्लेटलिंग्स हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एज एडल्ट्स। जो पक्षियां होती हैं ये भी टीच करती हैं किसको? दियर फ्लेडलिंग्स। फ्लेडलिंग्स का मतलब ये होता है बच्चे कि पक्षियां अपने बच्चों को, है ना, यानी कि जो बेबी बर्ड्स होते हैं उनको, हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एज एडल्ट्स, कि कैसे वर्ल्ड में यानी कि कैसे दुनिया का भ्रमण करना है एडल्ट्स की तरह। आई बात समझ में? यानी बड़े पक्षियों की तरह। ए नंबर ऑफ एनिमल्स बिल्ड होम्स, यानी बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, घर बनाते हैं, यानी कि बिल्ड होम मतलब घर बनाते हैं। फॉर देयर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए। टेलर बर्ड्स एंड बीबर बर्ड्स, आंट्स, वर्प्स एंड बीज आर एमंग नेचर्स मास्टर डिजाइनर, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स। कह रहा है कि टेलर बर्ड, ठीक है बच्चे, टेलर बर्ड चिड़िया का नाम है। एंड वीबर बर्ड, बीबर बर्ड्स, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद में क्या है, आंट्स। वीबर मतलब होता है बच्चे फाख्ता, एक चिड़िया का नाम। आंट्स, आंट्स मतलब चींटियां। वास्प, वास्प मतलब होता है बच्चे ततैया। एंड बीज आर एमंग नेचर्स मास्टर डिजाइनर, ये क्या होते हैं, प्रकृति के मास्टर डिजाइनर होते हैं, इंजीनियर होते हैं और आर्किटेक्ट होते हैं। अब बच्चे ध्यान देना, ये चीज ध्यान देना, कौन कौन से वर्ड है? टेलर बर्ड, बीबर बर्ड, आंट, वास्प एंड बीज। अच्छा बच्चे, मैंने इतना डिटेल में ये सारा पढ़ दिया, इसका मतलब ये है कि हमने ये पूरा पैसेज आपको पढ़ के समझाया कि आपको एक एक बात समझ में आए। लेकिन बच्चे इतना आपको बहुत ज़्यादा अगर टफ आता है तो आप इतना बारीकी से पढ़ेंगे। अदरवाइज क्या है कि आप पहले क्वेश्चन को देख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ लोगे ना तो पहले आइडिया मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, मतलब किसको नेचर का इंजीनियर और आर्किटेक्ट नहीं कहा जाता? तो भाई बीबर बर्ड को कहा जाता है, टेलर बर्ड को कहा जाता है, क्या गोट को कहा जाता है? आप कहेंगे सर ये प्रकृति के लिए क्या किस चीज का निर्माण करते हैं, तो यही हो जाएगा, मतलब इसे नहीं कहा जाता।
लेकिन आपका यही आंसर राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। ठीक है बच्चे, आगे। हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विथ देयर यंग वंस, यानी कि जानवर अपना प्यार अपने बच्चों के प्रति कैसे दिखाते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि बाय टचिंग एंड हगिंग देम, तो ये रहा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बच्चे, विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड। बेबी बर्ड का मतलब क्या है? क्या एनिमल्स, क्या आंट्स, क्या बर्ड्स? नहीं, अभी मैंने आपको बताया था एक वर्ड, फ्लेजलिंग्स। फ्लेजलिंग्स, ठीक है बच्चे, ये फ्लेजलिंग्स। आप कहेंगे सर हाँ हो गया, कोई दिक्कत? तो ये बच्चे 1 से 3 नंबर तक का आपको देखो पूरा पूरा स्कोर बढ़िया। कहेंगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चले बच्चे, हाँ अब क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। चौथे नंबर पे ये पूछा गया है, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चे, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे, तो हैव प्रेजेंट होगा कि आर प्रेजेंट होगा कि हैड प्रेजेंट होगा कि इज प्रेजेंट होगा? तो बच्चे हैव प्रेजेंट होगा नहीं, हैव प्रेजेंट ये कौन सा टेंस है भाई? हैव प्रेजेंट। आप कहेंगे सर नहीं, हैव कब यूज करते हैं? या तो हम परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, या तो सिंपल प्रेजेंट में जब हमें पोजीशन दिखाना हो, जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए साइकिल, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये होगा नहीं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे टुडे, जब ऐसे ऑप्शन वाले रहे ना, तो बच्चे हमें ना सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे? टुडे मतलब आज। तो ये जो हैड लिखा है, हैड का मतलब होता है बच्चे पास्ट, तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा, पास्ट की बात कर रहा है। तो बात जाहिर सी है, या तो आर प्रेजेंट होगा या तो बच्चे इज प्रेजेंट होगा। लेकिन बच्चे ये ध्यान देना कि एवरी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप ये याद रखना, एवरी बॉय या ईच बॉय अगर इन सभी चीज़ों से जुड़ा है तो ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर में रहेगा। इट मीन्स ये भी नहीं होगा, इज प्रेजेंट होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप कहेंगे सर बहुत सही। चलिए बच्चे आगे, आगे है ही इज वरिड, वो चिंतित है, एग्जामिनेशन वो। अब बच्चे यहाँ पे ऑन वरिड के साथ में एक बच्चे फिक्स्ड प्रीपोजिशन अबाउट लगता है, अबाउट, जो कि आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ही इज वरिड अबाउट एग्जामिनेशन। तो आपने एक चीज ये देखा कि इसका मतलब सर हमसे एक क्वेश्चन एक नंबर में टेंस का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन सर हमसे पूछा जाएगा प्रीपोजिशन का। अब बच्चे ध्यान देना, ये 50 नंबर वाली हर बच्चे तैयारी कर लेते हैं, यानी कि जो जो 4-4, 5-5 नंबर का आता है बच्चे उसकी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन बच्चे आप उसमें तो बना के भी कुछ लिख सकते हैं, बट ये जो एक एक नंबर वाले हैं इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसमें बना के लिखने से कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि कहेंगे सर इसमें बना ही तो नहीं सकते, क्योंकि इसमें टिक लगाना होता है ना बच्चे। चलिए आगे बच्चे क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये बच्चे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आप कहेंगे सर ये तो रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन है। रीऑर्डरिंग का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में वर्ड्स इधर उधर रहते हैं, है ना बच्चे, तो उसको हमें क्या करना होता है, सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। चलिए ध्यान देना क्या होगा, लास्ट रेनिंग इट बीन हैज नाइट सिंस। तो भाई इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इट बीन सिंस लास्ट नाइट हैज, देखो इट यहाँ लिखा है और हैज, इट के तुरंत बाद यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये गलत है। और आगे ऑप्शन देख लेते हैं, इट हैज बीन रेनिंग। आप कहेंगे सर कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसे तो होता है, हैज बीन या हैव बीन होता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म होता है, सिंस या फॉर होता है, उसके बाद फिर टाइम होता है। हाँ सर, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर भी सी और डी को देख लेते हैं एक बार। नाइट हैज बीन लास्ट रेनिंग इट्स सिंस, सर ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी। फिर ये सबसे पहले बीन आ गया, कहेंगे सर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, तो गलत, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। हाँ बच्चे, ये एक एक चीज बारीकी से समझते चलना कि एक नंबर आपका स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 4 वर्ड दिए रहेंगे और 4 में से कोई एक गलत रहेगा, या 4 में से कोई एक सही भी हो सकता है, ऐसे करके दे सकता है। ठीक है बच्चे, तो यानी कि आपको इसमें क्या करना है, मिसस्पेल्ड मतलब जो गलत लिखा है उसको ध्यान देना है। तो बच्चे आप कहेंगे सर एक्सेप्ट, ये तो सही है, एक्सेप्टेड सर ये भी सही है, एक्सेप्टेंस सर ये भी सही है, एक्सेप्ट
एक्सेप्टेबल होता है, यहाँ एक्सेप्टेबल लिखा है, तो सर यही वाला गलत है। लेकिन अब चूंकि हमें गोला करना तो भैया यही मान लेते हैं कि यही हमारा राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, बट ये स्पेलिंग गलत है, तो गलत ही बताना था, इस वजह से ये राइट है ऑप्शन। चलिए बच्चे समझ में आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बच्चे आगे देखते हैं। He spent a lot of money on purchasing costly clothes. Identify the word spent. हाँ, अब यहाँ से हमें पता चला कि सर एक नंबर आइडेंटिफिकेशन भी पूछा जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आइडेंटिफिकेशन, वो आइडेंटिफिकेशन नाउन का हो सकता है, प्रोनाउन का हो सकता है, वर्ब का हो सकता है, एडजेक्टिव का हो सकता है, एडवर्ब का हो सकता है, प्रीपोजिशन का हो सकता है, कंजंक्शन का हो सकता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो सकता है। तो ही स्पेंट, आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है, आया समझ में? और वैसे भी स्पेंट मतलब होता है खर्चा किया, यानी खर्चा करना, तो ये किसी एक्टिविटी को बता रहा है, तो एक्टिविटी को बता रहा है, इस वजह से ये वर्ब है। अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो आप ऐसे समझो कि सर सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद वर्ब का प्लेसमेंट होता है, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद आया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? वर्ब। कहेंगे सर मजा ही आ गया। चलिए बच्चे आगे, बहुत टफ लेवल नहीं आया है। हाँ फिर बच्चे ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर ये दिया गया है कूर्ग वाले पार्ट से, है ना? आप लोगों के एक चैप्टर है जिसमें कूर्ग नाम है पार्ट का, चैप्टर का, तो वहां से ये पूछा गया है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि उसमें कूर्ग है। बच्चे द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट। अच्छा बच्चे एक काम करते हैं, पढ़ के करा दूं, पढ़ के करा दूं कि एक बार क्वेश्चन वाला अप्रोच दिखा दूं? कहेंगे सर कि एक बार तो आपने पढ़ के पूरा दिखाया, तो एक बार क्वेश्चन वाला अप्रोच हमको सिखा दीजिए। चलिए बच्चे वही बता रहा हूँ, क्वेश्चन वाला। Which river obtains its water from the hills and forest of Coorg? यानी कि कूर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से किसका पानी, यानी कौन सी नदी होके बहती है? आप कहेंगे सर द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर, तो सर यमुना, नर्मदा, ताप्ती, इसका कहीं नाम कहीं जिक्र किया नहीं गया, तो सर मार दो ना, कावेरी को मार दिया। आप कहेंगे सर हाँ, एक नंबर हमको दिला दिया इतनी आसानी से, एनर्जेटिक रहो बच्चे, ठीक है। Which of the following is a large fresh water fish? इनमें से कौन एक बड़ी फ्रेश वाटर फिश है, मतलब ताजे पानी की एक बड़ी सी मछली है? तो देखते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। महासीर, महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। बस अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लो, इसीलिए मैंने कहा एक बार ये अप्रोच देखते हैं, अगर मान लो हम पूरा पढ़ते तो हमारा हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, इस वजह से मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे पता चल गया यार कि इसमें बहुत बड़ा कुछ पूछा नहीं गया है, तो ज़्यादा टाइम हमें क्यों बर्बाद करना पूरा पढ़ के। तो क्या हो जाएगा बच्चे? महासीर। ये लो, आप कहेंगे सर बहुत आसान पेपर इस बार तो आएगा। बच्चे पढ़ के जाना आपको कंप्लीट, कहीं से कुछ भी आ सकता है। फिर है लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड। 11 से 13 में क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग, वही सभी में करेक्ट ऑप्शन ही भरना है। लेंचो का जो हाउस था वो कहाँ पे सिचुएटेड था? मिडिल ऑफ फील्ड, सर चैप्टर में कोई जिक्र नहीं किया गया इस बात का। इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, सर इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। ऑन द टॉप ऑफ ये लो हिल, टॉप ऑफ ये लो हिल इन ये वैली, इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ ये हाई हिल, नहीं हाई हिल नहीं था बच्चे, ठीक है। ये बस सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। फिर बच्चे नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड। नेल्सन मंडेला को कितने साल जेल में बिताने पड़े थे? ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उस चैप्टर का है। आप कहेंगे सर 30 ईयर्स, 30 साल उन्होंने बिताए थे। ये वाला चैप्टर बच्चे वही ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि ये लिया गया है कौन से पार्ट से? जैसे अभी मैंने बताया था कूर्ग एक पार्ट है, तो उसी में पहला पार्ट जो है ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसमें पेडर, कबाई, बॉल, है ना, सैंडविच, ये सारे वर्ड्स का जिक्र किया गया। ये उसी चैप्टर ए बेकर फ्रॉम गोवा से लिया गया है। कह रहा है कि जो बेकर्स होते थे, अपना म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट था, उनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो किस चीज का बना था? स्पेशली वो किस चीज का बना था? क्या प्लास्टिक का बना था? आप कहेंगे सर नहीं। क्या आयरन का बना था? नहीं। क्या सर स्टील का बना था? नहीं। वो बच्चे बम्बू स्टफ का बना होता था और वो उससे झंग झंग की साउंड करते हुए अपनी म्यूजिकल एंट्री किया करते थे। ये आप चैप्टर में पढ़े होंगे।
अब बच्चे ये चीज़ आपको एक एक बारे में नहीं कि ये चैप्टर आ गया तो एक एक वर्ड में पूरा बताने लगूं। जैसे मैंने बताया कि वो अपना म्यूजिकल एंट्री कैसे क्या करते थे, बम्बू स्टफ से आके झंग झंग करते हुए पहुंचा करते थे। तो ये आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे, कहीं पे भी आप पढ़ रहे होंगे किसी भी स्कूल में, तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप पढ़ा दी गई होंगी। क्योंकि अब ये एग्जाम की बिल्कुल अंतिम लड़ाई है, तो इसमें वर्ड बाय वर्ड पढ़ाने में बहुत ज़्यादा फिर रिस्की है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। बट फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो बच्चे आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, कमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ बच्चे, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई फर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ये हमने पढ़ लिया। अब बच्चे लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हु डज आई रेफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट, यानी कि आई यहाँ पे किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अमेंडा का चैप्टर है ये, तो जाहिर सी बात है कि आई किसको रेफर कर रहा होगा, अमेंडा को कर रहा होगा, ठीक है, तो ये अमेंडा। विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का अपोजिट क्या होता है। अब हमें अपने मन से नहीं, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है बच्चे किसी चीज पे अवरोध उत्पन्न करना, यानी बाधा, यानी किसी चीज को रोकना, ठीक है बच्चे, तो हमें बताना है। अब हमें अपने मन से तो मुझे पता है कि इसका क्या होगा, लेकिन अब देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन से फिर यहाँ मैच कराएंगे। भाई ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, सर ये नहीं होगा। सर पैटर्न, पैटर्न मतलब आप समझ सकते हैं, पैटर्न मतलब होता है कि कोई चीज लेबल, यानी कि पैटर्न तरीका मान लो, तो बच्चे ये भी नहीं। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है बाधा, क्या होता है, बाधा, तो बाधा का क्या हो जाएगा, आजादी। सर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बस आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7 करोड़ का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विथ रेफरेंस टू द स्टोरी 8 टाइम्स ऑफ सर्जरी। ये ट्रिकी वाला, हैरियट वाला, मिसेस पंफ्री वाला चैप्टर है ना, 8 टाइम्स ऑफ सर्जरी पढ़े हैं चैप्टर की नहीं पढ़े हैं, आप कहेंगे सर हाँ पढ़ा, ये सप्लीमेंट्री का पहला ही चैप्टर है। तो मिसेस पंफ्री वाज ए पुअर लेडी, अरे यार क्या बात करते हो, क्या ये पुअर लेडी थी, नहीं बहुत अमीर थी, बहुत अमीर थी, अपने कुत्ते को ब्रांडी पिलाती थी, शराब पिलाती थी, दर्जनों अंडे खिलाती थी, मतलब उसको इतना खिला दी कि वो खाते खाते ही बीमार पड़ गया, ठीक है। अ ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ट्रिकी ज्यादा खाने की वजह से क्या हो गया, आप कहेंगे सर बीमार हो गया, हाँ ये हो सकता है। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, जोश जोश में कर देंगे, हाँ सर बस यही पढ़ा था, हो गया यही आंसर, लेकिन नहीं बच्चे, आगे मैंने कहा है कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, नहीं तो हाई स्कूल के बच्चे बहुत मासूम से होते हैं, इनको इनके अंदर एक्साइटेड होता है, पहला बोर्ड पेपर है, मिला देगा ठोक दिए, लेकिन बच्चे अगर ये एक बार आपने ओएमआर शीट में कुछ कर दिया तो आप दोबारा उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा इसका, हाँ दूसरा हुआ, बट तीसरा चौथा भी पढ़ेंगे। ट्रिकी वाज ए वेरी एक्टिव डॉग, नो सर वेरी लेजी डॉग था, तो ये गलत है। जेम्स हेरियट वाज ए वेटनरी सर्जन, हाँ जेम्स हेरियट यानी जो डॉक्टर थे वो वेटनरी सर्जन थे, तो सर दूसरा और चौथा सही है। तो सर क्या दूसरा और चौथा सही है, तो हम ऐसे मार देंगे कि सर ओनली बी, ऐसा नहीं, दूसरा और चौथा किसमें है, ओनली सेकंड एंड फोर्थ, तो बी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि आपका आंसर नंबर बी होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। बच्चे क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को, नहीं आनी चाहिए। व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल, हाँ बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि भाई कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर जो हरी सिंह था वो अनिल के पास गया था काम ढूंढने, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर ये तो काम ढूंढने गया है तो वो काम चाहता रहा होगा, छोटे बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाएंगे हाई स्कूल के बच्चे कि वो काम के लिए गया था, काम चाहता था अनिल के पास, क्या ऐसा था। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर वो मनी भी चाहता था, कहेंगे हाँ सर मनी भी चाहता था, मनी के लिए ही तो गया होगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे भाई उसने कहा था अनिल से, हरी सिंह ने कहा था कि क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं, तो उसने कहा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। तब उसने क्या कहा, हरी सिंह ने कहा कि क्या आप मुझे मतलब एक टाइम का खाना दे सकते हैं या मुझे खाना खिला सकते हैं, तो उसने कहा हाँ मैं तुम्हें खाना तो खिला सकता हूँ लेकिन तुम्हें फिर बनाना पड़ेगा, क्या तुम्हें बनाना आता है। ये बात हुई थी कन्वर्सेशन, काम जब वो गया था ढूंढने, इतनी चीजें हुई थी, तो लोग कहेंगे कि हाँ सर काम के लिए गया था, ये भी हो सकता है, और भाई मनी के लिए भी हो सकता है गया हो, और उसने क्या क्या था कि क्या मुझे खाना मिल सकता है। तो अब भाई कुछ बच्चे सोचेंगे कि हाँ वो खाने के लिए
भी खाना भी चाहता हूँ, तो सर हम करें तो करें क्या, यानी तीन का तीनों इसमें डाउट कर रहा है। लेकिन बच्चे हमको हिंट के लिए दिया गया है, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया एक्चुअली। वो एक्चुअली क्या चाहता, यानी वास्तव में वो उससे क्या चाहता था यार, वो जानते हो मतलब इतना शातिर चोर था ना कि जहां कहीं पे भी जाता था अपना नाम बदल लेता था, और उसके बाद में जहां कहीं पे भी जाता अपना नाम बदल के बहुत एक्सपर्ट तरीके से वो चोरी करता था। तो वो केवल खाने के लिए तो जाएगा नहीं। तो एक्चुअली ये वर्ड देख के हाँ मुझे समझ में आया कि सर वो काम भी नहीं चाहता था, उसका काम तो था भैया मेन पैसा ऐंठना, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आप कहेंगे सर बिल्कुल, हाँ अब आया समझ में हमको। अब बच्चे ये एक्चुअली अगर ना दिया होता, ये दिया होता व्हाट डिड हरी सिंह आस्क फॉर, हरी सिंह ने किस चीज के लिए कहा, तब आप वहां पे ई टेबल्स लगा सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज हॉरेस डेनबी, व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। हॉरेस डेनबी ये बच्चे सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर है। क्या है? सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर है। तो उसमें क्या कहा जाता है कि अब सप्लीमेंट्री में तो आप सभी को पता ज्यादातर वो चोरों वाली कहानी, यानी सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट कर दिया जाए, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। तो इसमें हॉरेस डेनबी एक चोर होता है, बहुत शातिर चोर होता है, जो साल भर में 2 या 3 तिजोरियां लूटा करता है, और केवल इस वजह से लूटता है कि उसके साल भर के छोटे मोटे खर्चे चल जाए, और उसे किताबों का बहुत शौकीन था कि अच्छी अच्छी मैं किताबें खरीद सकूं। तो ये उसका क्या था? पैशन था, प्रोफेशन था। तो आप कहेंगे सर कि वो उसे क्या पसंद था, तो आप कहेंगे सर भाई गहनों का वो क्या करता, कीज का वो क्या करता, पेंटिंग का क्या करता। तो क्या हो जाएगा बच्चे, उसे बुक्स को कलेक्ट करने का शौक था, बुक्स का वो शौकीन था, बिब्लियोफाइल। चलिए बच्चे, व्हाट आर द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई तो भोली की एज क्या थी? आप कहेंगे सर 10 साल की थी, यानी 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल की थी। फिर आगे बच्चे ये भोली वाला चैप्टर तो सभी को पता होगा, भोली के बचपन का नाम पूछ सकता है। तो आप कहेंगे सर भोली के बचपन का नाम था सुलेखा। आया समझ में? और ये भोली कैसे बन गई थी? तो जब ये छोटी बच्ची थी तो ये घर के चारपाई से गिर गई थी, जिसकी वजह से इसकी मेमोरी लॉस हो गई थी, और उसके बाद में थोड़ी हाफ माइंडी टाइप की बन गई थी, और लोग इसे भोली भोली कह के चिढ़ाने लगे थे। फिर बच्चे आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स। ये बच्चे फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी कि एक साइंटिस्ट वाली कहानी है जो अपने बॉडी को ट्रांसपेरेंट करके गायब कर लेता था, ये वो वाली कहानी है, उस वाले चैप्टर से पूछा गया है। आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर्स, हु सेड दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट। कह रहा मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरे चेयर पे बैठ के क्या कर रहे हो। तो बच्चे साइंटिस्ट ने कहा था नहीं, लैंडलॉर्ड ने कहा था, क्योंकि भाई साइंटिस्ट तो खुद ही बैठ गया था उस पर। तो मिसेस हॉल, हाँ जिसका घर में वो गया था रुकने के लिए, मिसेस हॉल ने ये बात कही थी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे। हाँ बच्चे, अब हमारा ये 20 नंबर यानी कि 20 क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ OMR का। अब 20 में से 20 मैंने आपको पूरे दिला दिए, कितना इजी पेपर। अब बच्चे बट पार्ट बी हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए बच्चे, वैसे तो हमें पढ़ के पूरा सॉल्व करना होता है, लेकिन सब लोग इसके लिए बहुत ट्रिक भी बताते हैं। बट बच्चे जो मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली मुझे पसंद है, मैं क्या करता हूँ यार, इसको पढ़ लेंगे लेकिन एक बार अगर हम क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा भाई। एक बार सरसरी निगाह से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन एक बार देखे रहेंगे ना तो हम और अच्छे से पढ़ सकेंगे। अदरवाइज हमको पता नहीं होगा कि कैसे, किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। बच्चे ये एक ऐसा पार्ट है अनसीन पैसेज जो स्कूलों में तो कभी नहीं पढ़ाया जाता, यानी पार्ट बी अनसीन पैसेज स्कूलों में तो बच्चे लगभग ज़्यादातर स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ कुछ अच्छे स्कूल है जहाँ भले ये पढ़ाया जाता हो, बट ज़्यादातर स्कूलों में मैंने देखा है कि ये चीज़ नहीं पढ़ाया जाता। तो इस वजह से मैं आपको इसमें ट्रिक फॉलो करना पड़ता है, अप्रोच फॉलो करना पड़ता है। नहीं तो यूपी बोर्ड के बच्चे बड़े भोले और बड़े मासूम होते हैं, वो करेंगे क्या कि पहले का आंसर सर ये रहा, ऐसे कोई वर्ड ढूंढेंगे जैसे व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। अब वो क्या करेंगे, टीचर्स और एजुकेटर ढूंढेंगे। सर एक काम करते हैं, पहले इसको मिटा देते जो मैंने टिक लगाया। हाँ बच्चे ऐसे ढूंढेंगे, टीचर्स एंड एजुकेटर्स, ये वर्ड देखा, टूट पड़ते हैं इसी पे, टीचर्स एंड एजुकेटर्स, ये सर इसमें नहीं रहा, इसमें ये मिल गया। अब क्या करेंगे कि ये जिस पैसेज में यानी कि जिस लाइन में मिला है उसके लास्ट तक, और जहां से ये स्टार्ट हुआ था इसकी लाइन यानी यहां तक फुल स्टॉप, ये पूरा आंसर लिख के चले आते हैं। तो बच्चे 2 नंबर का है, आई बात समझ में। और जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इतने में ही आंसर हो, कभी कभार उसके आगे भी दे सकता है, कभी कभार वो उसके पीछे भी दे सकता है।
तो इस वजह से पहले आप क्वेश्चन देख लो, उसके बाद में आप पढ़ो तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे टीचर्स एंड एजुकेटर्स अगर आप मान लो ऐसे पढ़ते आते तो आपको कैसे पता होता कि मुझे यहाँ अलर्ट होने की जरूरत है। अब यहाँ अगर आप पढ़े हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ यही हमारा आसपास ही कहीं आंसर है। तो बच्चे एक तरीका ये रहा, समझ में आया तरीका नंबर फर्स्ट। अब मैं बात करता हूँ तरीका नंबर सेकंड पे। बच्चे सेकंड जो ट्रिक है वो मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमें अपना थॉट प्रोसेस लगाना है, क्योंकि अनसीन पैसेज हमें ऐसी ही कोई चीज़ दी जाएगी जिसके बारे में हमें नॉलेज हो, यानी कि जिसके बारे में भले ये नाम लिखा है अनसीन पैसेज, बट बच्चे इसका मतलब ये है कि हमारे ये पूर्व ज्ञान पे बेस्ड होगा, है ना। मतलब हमें इसके बारे में कोई ना कोई जानकारी होती ही होती है। चलिए देखते हैं, जैसे व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बताओ क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें सोचना है, इसे दिमाग लगाना है कि यार टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों को मन लगा के पढ़ाए, है ना। और उसके बाद में टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों का केयर करे, कैसे पढ़ाए, कैसा सिलेबस ख़त्म कराए। लेकिन अब कह रहा है कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। अब हमारे माइंड में कई सारी चीज़ें आ रही है कि कुछ भी हो सकता है। तो अब ये कुछ भी हो सकता है, इस चीज के लिए एक्चुअल में क्या हो सकता है, इस चीज को जानने के लिए बच्चे हमें पैसेज देखना है। इट मीन्स हमें पैसेज का सहारा लेना है, ना कि पैसेज देखा और डायरेक्टली इसी पे टूट पड़े। आएगा समझ में बच्चे। तो आंसर बनाते टाइम आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, अपना माइंड लगाओ, उसके बाद में आप इसका सहारा लो, बस इतना काम है पैसेज का। तो कहा है कि टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेते हैं। Just as it is vital for parents to live their own lives as fully as possible and to deepen their understanding to themselves to the utmost, so it is important for teachers and educators to do the same। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जैसे ही पेरेंट्स के लिए ये जरूरी है टू लिव दियर ओन लिव्स, यानी कि अपनी जिंदगी, अपनी खुद की जिंदगी कैसे जिए एज फुल्ली एज पॉसिबल, मतलब जैसे वो फुल्ली पूरी तरह से पॉसिबल हो, संभव हो। एंड टू डीपेन दियर अंडरस्टैंडिंग, और अपनी सोच की क्षमता को, है ना, टू देमसेल्फ यानी अपने सोच की क्षमता को, अपने आप की सोच की क्षमता को और ज्यादा डीपेन करना, है ना, गहराई तक लेके जाना, ये पेरेंट्स के लिए बोला गया है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स टू डू द सेम, यानी कि यही टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए भी यही बात सेम फॉलो करती है। तो बच्चे इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चे, मैं बता दे रहा हूं, आप लिखेंगे फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। क्या लिखेंगे, फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, फिर कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे, कॉमा। उसके बाद में जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर, तो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है फॉर, तो इसे फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स लिखने के बाद भाई यहाँ पे फॉर पेरेंट्स है, ट्रिक बता रहा हूं, और यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स के जगह पे लिखा है टीचर्स एंड एजुकेटर्स। तो आप टीचर्स एंड एजुकेटर्स से रिलेटेड पूछा गया, तो यानी कि पेरेंट्स को आप काट देंगे। तो फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स टू लिव दियर ओन लिव्स एज फुल्ली एज पॉसिबल एंड टू डीपेन दियर अंडरस्टैंडिंग टू देमसेल्फ टू द अटमोस्ट, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमें बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन का सहारा लेना, यानी कि क्वेश्चन से लिखा। बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा छाप के चले आते, तो बच्चे आपको कभी भी पूरा नंबर इसमें नहीं मिलता। सबको लगता है कि अनसीन पैसेज में हमेशा पूरा नंबर मिलता है, लेकिन बच्चे अगर आप मेरे अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। और बच्चे अगर आपको हर दिन अनसीन पैसेज का 10-15 मिनट का वीडियो हर दिन चाहिए, तो आप बच्चे कमेंट कर दीजिएगा कि सर अनसीन पैसेज की एक सीरीज बना दीजिए, ताकि हर दिन आप 10 मिनट केवल मेहनत करें और आपका एक अनसीन पैसेज हो जाया करे। तो आप इसके लिए मेरे को कमेंट कर देना कि सर हाँ हमें ये चाहिए। अच्छा बच्चे एक बार मैं देख लूँ थोड़ा कि क्या ये वर्ड क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बच्चे दिख रहा है, बट अगर थोड़ा क्वालिटी कम होगी, आप अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, फिर दिखेगा। तो बच्चे समझ में आया। बच्चे रीजन ये है ना कि इससे ज़्यादा इसको बड़ा नहीं किया जा सकता था। समझ में आई मेरी बात, इससे ज़्यादा इसको बड़ा कर देता तो फिर तीनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाते, फिर आपको समझाने में दिक्कत होती। तो मैंने क्या बताया बच्चे, फॉर यहाँ पे था, फॉर यहाँ पे था,
तो आंसर में हमने फॉर सबसे पहले लिखा। ठीक है बच्चे, फॉर पेरेंट्स है, पेरेंट्स नहीं, हमसे पूछा टीचर्स एंड एजुकेटर्स, इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स की जगह पे हमें लिखना है टीचर्स एंड एजुकेटर्स, फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स टू लिव देयर ओन लिव्स एज फुल्ली एज पॉसिबल एंड टू डीपेन देयर अंडरस्टैंडिंग टू देमसेल्फ, है ना, बस यही है। फिर ये इट इज इम्पॉर्टेंट ऐसे लिख देंगे। तो हो गया आपका ये पूरा, यानी कि पहला आंसर। 2 नंबर क्लियर, कोई एक नंबर नहीं काट सकता इस अप्रोच से चलेंगे तो, अदरवाइज 7 में से कभी आपको 7 नंबर नहीं मिलेगा। आगे बच्चे, व्हाट हैपेंस इफ द रिलेशनशिप बिटवीन ये टीचर एंड ये चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्ट्री। कह रहा है क्या होता है अगर एक टीचर और एक बच्चे के बीच में रिलेशन जो है, यानी कि जो संबंध है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, मतलब असंतुष्टि वाला है, मतलब टीचर बच्चे से संतुष्ट नहीं है और बच्चा टीचर से संतुष्ट नहीं है, तो क्या होता है। तो देखते हैं। When children goes to school, their teachers become during school hours. जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनके टीचर्स उनके क्या बन जाते हैं, स्कूल आवर्स बन जाते हैं। सब्स्टिट्यूट फॉर देयर पेरेंट्स, यानी कि उनके माता पिता की जगह वो ले लेते हैं। द चिल्ड्रन ट्रांसफर टू द टीचर्स सम ऑफ द फीलिंग दे हैव फॉर देयर पेरेंट्स, यानी कि जैसे बच्चे के मन में फीलिंग्स होती हैं अपने माँ बाप के लिए, यानी आदर सत्कार वाली, वो फीलिंग्स बच्चे क्या करते हैं, वही सेम चीज़ अपने टीचर्स के साथ में ट्रांसफर करते हैं। जैसे घर पे बच्चे पापा से बात करते हैं आप करके, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, यानी उनकी बातें मानते हैं, तो वैसे स्कूल में पहुंच के बच्चे टीचर को मानने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं। कहा नहीं जाता कि स्कूल में टीचर ही बच्चे का सब कुछ है, माँ बाप सब कुछ। ठीक है बच्चे, तो यही चीज they have for their parents and are influenced in their turn by the personalities of the teachers. This mutual relationship is of more importance than any teaching method. अब ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, यानी आपसी जो ये रिलेशनशिप है, यानी आपसी संबंध है, ये मोर इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी टीचिंग मेथड से। मतलब कि ऐसा टीचर को हमेशा होना चाहिए, यानी 2 वे कम्युनिकेशन, की बच्चा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अपने टीचर को बड़े आसानी से बता सकता हूँ। तो ये जो रिलेशनशिप है हमेशा टीचर और बच्चे के बीच में कैसा होना चाहिए, बहुत तगड़ा बॉन्ड बनाता है, किसी भी टीचिंग मेथड से ये ज़्यादा बेहतर है। आगे, एंड ये चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न इज कंटिन्यूली, और एक बच्चे की सीखने की जो एबिलिटी है यानी योग्यता है वो कंटिन्यूली हैम्पर्ड हो जाती है। हैम्पर्ड मतलब क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। इफ द रिलेशनशिप इज अनसेटिस्फैक्ट्री, यही तो हमसे पूछ रहा था, मिल गया हमें आंसर। लो सर, बहुत आसानी से मिल गया। कह रहा है कि अगर ये दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो जो बच्चे की सीखने की योग्यता है वो लगातार क्या हो जाती है, हैम्पर्ड हो जाती है, यानी कि बाधित हो जाती है। तो बच्चे इसका आंसर हमें मिल गया। तो हम क्या लगाएंगे कि इफ द रिलेशनशिप बिटवीन ये टीचर्स एंड ये चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्ट्री, देन ए चाइल्ड्स एबिलिटी, मतलब एक बच्चे की, भाई यहां तक हमने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद हमने लिखा देन ये चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न, एक बच्चे की सीखने की क्षमता क्या हो जाती है, कंटिन्यूली हैम्पर्ड हो जाती है। मतलब हमने क्वेश्चन से लिया, क्वेश्चन से इतना लिया और उसके बाद इसमें देन लगाया और आंसर का हमने सहारा बच्चे केवल और केवल इतना लिया है बस, कि ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न इज कंटिन्यूली हैम्पर्ड, कि वो कंटिन्यूली क्या हो जाती है बच्चे, हैम्पर्ड हो जाती है, बाधित हो जाती है। अब बच्चे क्या करते कि सर यहाँ पे देखा रिलेशनशिप, यहाँ पे देखा ए टीचर, यहाँ पे देखा चाइल्ड, तो सर ये रहा म्यूचुअल रिलेशनशिप और उसके बाद में more important than any teaching method and a child ability to learn is continually hampered if the relationship is unsatisfactory। तो बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक करते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी टेंडेंसी है बच्चों की, यहाँ से यहाँ तक करने वाली, जो आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं दिला सकती। ठीक है मेरा बच्चा पार्टी, आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से समझ में आया, मुझे चाहता तो मैं इसको लिख के बताता, लेकिन मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपको कैसे फॉलो करना है। भले आपको शुरुआत में थोड़ा ये लगाओ कि सर हमको कोई ट्रिक नहीं बताया, बच्चे मैंने ट्रिक बताया तो कि सबसे पहले आपको इसको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, इससे हिंट लेना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, चले बच्चे आगे। कह रहा है व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल देयर टीचर्स बिकम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, सब्स्टिट्यूट फॉर their teachers for their parents, what does
दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, ये स्टेटमेंट हमें क्या सजेस्ट करता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, भाई यहाँ पे था ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो टीचर ही उनके स्कूल आवर्स बन जाते हैं, सब्स्टिट्यूट फॉर दियर पेरेंट्स, उनके क्या बन जाते हैं, पेरेंट्स के सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। तो इसका आंसर, इसका मतलब क्या है? तो बच्चे इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो बच्चे ये बताना है। इसका आंसर ऐसे लिख दो, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ कि व्हेन व्हेन चिल्ड्रन गो टू द स्कूल, गो टू द स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब क्या होता है, टीचर्स टीचर्स टेक द प्लेस, टेक द प्लेस, टीचर्स प्लेस लेते हैं किसका, ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का प्लेस लेते हैं। यानी बच्चे इसको हमें अपने मन से लिखना है, इसको हमें पैसेज से नहीं बिल्कुल छीनना है। हमसे कह रहा है कि अपने लैंग्वेज में बताओ व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये क्या सजेस्ट करता है। तो व्हेन चिल्ड्रन गो टू द स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर्स टेक द प्लेस ऑफ पेरेंट्स, आई बात समझ में, ये इनकी पेरेंट्स की क्या लेते हैं, जगह लेते हैं। दे गाइड, दे टीच, गाइड एंड इन्फ्लुएंस, एक मिनट, गाइड, दे टीच, गाइड, फिर उसके बाद में बच्चे केयर, वो क्या करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, गाइड करते हैं और केयर करते हैं, गाइड केयर एंड इन्फ्लुएंस्ड, और इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड लाइक पेरेंट्स। बस ये इसका आंसर है। अभी मत सोचना सर ये इतना बड़ा हो गया, जब पूरे लाइन में लिखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लाइन का बनेगा। फिर से समझ लेते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो टीचर्स बिकम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, यानी कि ड्यूरिंग स्कूल आवर्स बन जाते हैं, यानी स्कूल के घंटे जैसे वो बन जाते हैं। सब्स्टिट्यूट फॉर दियर पेरेंट्स, वो उनके पेरेंट्स के सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। तो बच्चे सब्स्टिट्यूट बनने का मतलब यही तो हुआ कि वो बच्चे को, कि बच्चे का केयर करते हैं, बच्चे को गाइड करते हैं, जैसे माँ बाप गाइड करते हैं कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो टीचर भी तो यही सेम काम करता है, और टीच करता है यानी सिखाता है, केयर करता है और इन्फ्लुएंस करता है जैसे पेरेंट्स करते हैं। तो यही सारी चीजें हमें अपनी लैंग्वेज में लिख देनी थी, बस कौन सा पहाड़ ढकेलना था इसमें। तो आप कहेंगे सर ये रहा बढ़िया तगड़ा वाला सॉल्यूशन। और बच्चे आप इस तरह से लिखते हैं तो ये 6 में से 6 नंबर आपका कहीं नहीं जाना है, ये 6 नंबर मैंने आपको दिला दिया। सेम यही लिख लिख डालो यही कॉपी में, क्योंकि बच्चे मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे, दिख रहा है। फिर क्या है, विच वर्ड मीन्स टॉलरेबल इन दिस पैसेज। टॉलरेबल मतलब क्या होता है, टॉलरेबल मतलब होता है बच्चे यार बोलते मैं सहन कर, वैसे होता है टॉलरेबल या टॉलरेंस मतलब होता है बच्चे सहन करना, क्या होता है, सहन करना। लेकिन अब इसका सिनोनिम पूछा तो इससे मिलता जुलता एक वर्ड है अनसेटिस्फैक्ट्री। क्या है, आप कहेंगे सर ये अनसेटिस्फैक्ट्री, इस वर्ड का मीनिंग है। तो ये रहे आपके 7 में से 7 नंबर। क्लियर। आप कहेंगे सर 20 उधर दिला दिए थे, 7 इधर, 27। क्या क्या बात है यार, क्या कुछ कठिन आ रहा है? नहीं बच्चे, बस आप गलत तरीके से पढ़े हो या फिर आप सिस्टम नहीं फॉलो किए हो। आपको मैं जैसे जैसे गाइडेंस दे रहा हूँ आप सेम चीज बच्चे फॉलो करो, आपका पूरा फुल में से फुल मार्क्स आएगा। चलिए बच्चे आगे देखते हैं, हो गया ना। हाँ ये आया बच्चे, यू आर अंकिता अंकित फ्रॉम कानपुर, योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विथ हर या हिम, राइट टू हर हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू सो। अब बच्चे पहले के टाइम पे पता है, आज के 1 साल पहले ही या आज के 1-2 साल पहले पता है क्या आता था? आप कहेंगे सर एप्लीकेशन फॉर लीव आता था, यानी छुट्टी के लिए आता था। सर फुल फीस कंसेशन आता था, फीस कंसेशन पे एप्लीकेशन आपको स्कूलों में अभी तक यही तैयार भी कराया गया होगा। फिर उसके बाद में बच्चे ट्रांसफर सर्टिफिकेट आता था, या फिर अपने फ्रेंड को अपने बहन या फिर भाई के शादी में इनवाइट करने के लिए लेटर। ये 4 लेटर और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, यही आते थे बार बार
किसी सेट में वो दे दिया तो किसी के सेट में वो दे दिया, बस वही 4 आते थे। लेकिन बच्चे एग्जामिनर कह रहा है ना बाबू ना, तुम ही होशियार नहीं हो, ये 4 पढ़ के 4 नंबर फ्री फंड में ले आते हो। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसका नाम है राइटिंग, तो ये आपकी राइटिंग स्किल को देखने के लिए देता है। तो कह रहा मुझे तो आपकी राइटिंग स्किल चेक करनी है, तो मैं ऐसा कुछ दूंगा जो तुमने पढ़ा ही ना हो। आई बात समझ में? तो बच्चे इस पे आप कभी भी, ये जो राइटिंग एरिया है, आप किसी भी टीचर को कभी भी ब्लेम मत करना कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, चाहे वो आपका ऑफलाइन टीचर हो चाहे वो आपका ऑनलाइन टीचर हो। रीजन ये है कि एग्जामिनर खुद चाह रहा है आपके राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए कि आप कितनी बढ़िया लिख सकते हो। चलिए बच्चे, तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा इसमें तरीका। आप समझ सकते हैं कि भाई एक एक वर्ड लिखा के पूरा समझाना कितना ज़्यादा टाइम हमारा लेगा, टाइम कंज्यूम करेगा। सॉल्व कराने का मतलब ये नहीं कि सर एक एक वर्ड बाय वर्ड पूरा लिखा और लिखते चले गए। तो पता है, खुद सोचो, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है केवल जब हम खुद लिखें तो। और अगर उसको समझा समझा के लिखा जाए तो आप कहेंगे सर 5 से 6 घंटे फिर तो लग जाएंगे। तो इस वजह से बच्चे, इसको पढ़ाने का मतलब ये है, सॉल्व कराने का मतलब ये है कि मैं बता रहा हूँ कि कैसा अप्रोच फॉलो करना है। क्लियर हुआ बच्चे कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। यू आर अंकिता अंकित, चाहे जैसा आ जाए, मैं कह जाऊँ चाहे जैसा आ जाए, बस थोड़े से स्किल का इस्तेमाल करो। यू आर अंकिता अंकित फ्रॉम कानपुर, योर फ्रेंड हैज इन्वाइटेड यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विथ हर या हिम, राइट टू हर हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू सो। ये आ गया मान लो, तो आपको ये नीचे वाला पता है कि योर्स ट्रूली है ना, योर मतलब कि जो आपका ट्रूली है, या आपका फ्रेंड है योर फ्रेंड भी करके लिख सकते हैं। नीचे वाली चीज़ें पता है, ऊपर वाला क्या होता है, सेंडर एड्रेस करना होता है, रिसीवर एड्रेस लिखना होता है, और फिर डेट लिखना होता है। तो ये बात आपको पता है। अब तो बच्चे सबसे पहले आप सभी को पता है कि सर सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है बच्चे? सेंडर एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। फिर क्या लिखना होता है? आप कहेंगे सर डेट। फिर क्या लिखना होता है? रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। इतना करेंगे, फिर उसके बाद में नीचे एक लाइन आपको छोड़ना है। उसके बाद में बच्चे आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ने के बाद माई फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड का नाम होगा, ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड का नाम हो, माई फ्रेंड। इतना लिखने के बाद, उसका नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे आई होप, ऐसे बना बना के कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप यू आर इंजॉइंग हॉलीडेज, यू आर इंजॉइंग हॉलीडेज, मतलब मैं आशा करता हूं कि तुम इंजॉय कर रहे होगे, यानी कि छुट्टियों को इंजॉय कर रहे होंगे। फिर उसके बाद में ये लिखना है कि मुझे तुम्हारा काइंड इनविटेशन मिला था छुट्टियां स्पेंड करने के लिए। तो लिखेंगे बच्चे आई रिसीव्ड योर, मुझे क्या मिला है तुम्हारा? आप कहेंगे सर काइंड इनविटेशन, काइंड इनविटेशन। बच्चे ध्यान से एक एक बात समझना, ये बना के मैं लिख रहा हूँ। योर काइंड इनविटेशन टू स्पेंड हॉलीडेज हॉलीडेज विथ यू। तो ये हो गया बच्चे 2 लाइन। आई होप यू आर इंजॉइंग हॉलीडेज, आई रिसीव्ड योर काइंड इनविटेशन टू स्पेंड हॉलीडेज विथ यू, यानी कि मुझे तुम्हारा काइंड इनविटेशन मिला है छुट्टियां स्पेंड करने के लिए। अब इतना लिखा। आप कहेंगे आई रियली, यहाँ पे आल्सो लिख दो तो और अच्छा लगेगा। आई आल्सो वांट टू ज्वाइन लिख दो या कम लिख दो। चलो कम लिख देते हैं कि मैं वास्तव में मैं भी वहां आना चाहता था, बट बट आई, हो रहा है भैया, सही, बट आई कैन नॉट बट आई कैन नॉट
टू डू सो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लो बच्चे ये सारी चीजें हम बना के लिख रहे हैं कि आई ऑल्सो वांट टू कम। क्या मैं लंबे चौड़े ग्रामर का रूल लगा रहा हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, मैं भी वहां आना चाहता था, बट आई कैन नॉट टू डू सो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बिकॉज, क्यों? क्योंकि भाई ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता? आप कहेंगे सर गर्मियों की छुट्टियों में अगर नहीं जाना है तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? गर्मियों की छुट्टियों में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? शादियों वाले सीजन होते हैं, तो उसी का हम सहारा ले लेंगे। आई कैन नॉट टू डू सो बिकॉज, बिकॉज माई सिस्टर्स, माई सिस्टर्स वेडिंग, मेरे सिस्टर की शादी, माई सिस्टर्स वेडिंग इज शेड्यूल्ड, इज इज शेड्यूल्ड इन द सेम टाइम, इन द सेम टाइम। अब देखो इतना हमने लिखा, क्या लिखा बच्चे? आई होप यू आर इंजॉइंग हॉलीडेज, आई रिसीव्ड योर काइंड इन्विटेशन टू स्पेंड हॉलीडेज विथ यू, आई ऑल्सो वांट टू कम बट आई कैन नॉट टू डू सो बिकॉज माई सिस्टर्स वेडिंग इज शेड्यूल्ड इन द सेम टाइम। मेरे बहन की शादी सेम टाइम पे शेड्यूल हुई है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। बच्चे इतना आप लिखो, फिर उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो या फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। इतना किए? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब बच्चे मैं क्या करूँगा इसके बाद? इसके बाद मैं ये करूँगा कि माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स यानी कि मेरे माता पिता, माई पेरेंट्स वांट टू टेक माई हेल्प, यानी कि मेरे माता पिता मेरी हेल्प लेना चाहते हैं। फॉर द, किस लिए? फॉर द प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस ऑफ वेडिंग, यानी कि शादियों की तैयारी के लिए वो मेरा क्या लेना चाहते हैं? मेरे माता पिता मेरा भी हेल्प लेना चाहते हैं। तो इतना हमने मेन मेन चीज यानी बीच वाला पोर्शन लिख दिया। लेकिन जो हमारा सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है कि ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, ये वो चीज है ना, तो अब हमें लास्ट में वो बात लिखनी है। तो बच्चे हम कैसे लिखेंगे? मिटा रहा हूँ इसको। तो अब हम कैसे लिखेंगे बच्चे? हम लिखेंगे यहाँ पे कि आई रिग्रेट, आई रिग्रेट मतलब मुझे इस बात का पछतावा है। आई रिग्रेट, मुझे इस बात का पछतावा है। आई रिग्रेट टू नॉट, नहीं टू नॉट नहीं बच्चे, नॉट टू यहाँ पे कर देते हैं। आई रिग्रेट नॉट टू ज्वाइन यू, नॉट टू ज्वाइन यू बट आई प्रॉमिस। लेकिन अब यहाँ बच्चे हमें उसकी सांत्वना के लिए भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो दोस्त बोलेगा वो लो सीधा सीधा मना कर दिया। आई रिग्रेट नॉट टू ज्वाइन यू बट, बट आई प्रॉमिस। अच्छा ये बना बना के लिख रहा हूँ एक एक चीज कि कैसे आपको मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा सकूं। इस वजह से ये नहीं कि मैं कोई इसके लिए बहुत पहले से प्रिपरेशन करके आया हूँ वही लिख रहा हूँ, नहीं बच्चे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो प्रिपरेशन करके पढ़ा दूं मेरे लिए आसान है, लेकिन अगर कोई नया आ जाए आपके लिए फिर आप कैसे बना के लिख पाएंगे। इस वजह से मैं एक एक चीज सोचता हूँ कि ये सही रहेगा कि ये सही रहेगा। तो मैंने आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में दिया कि किस तरह से आपको बनाना है। आई रिग्रेट नॉट टू ज्वाइन यू बट आई प्रॉमिस वी विल, वी विल मीट, हम मिलेंगे जल्दी ही। वी विल मीट, क्या यार, हाँ हाँ, तो वी विल मीट सून आफ्टर हॉलीडेज। अब ये चीज लिखा, यानी कि ये चीज बच्चे हमने उस अपने दोस्त की खुशी के लिए कि वो नाराज ना हो, तो ये बात हमने लिख दिया। तो लगभग हमारा बच्चे ये एक कंप्लीट लेटर बन के तैयार हो गया। नीचे लिख देना है कि योर फ्रेंड, आपका जो भी नाम हो, जैसे यहाँ पे आप लड़के हैं तो आप अंकित, अगर आप लड़की हैं तो आप अंकिता, ये चीज लिख देंगे। आपका पहला लेटर बन के तैयार होगा।
बच्चे अब इसमें मुझे कई जगह पे पॉज लेने पड़े, क्योंकि मैंने पहले बताया इसके लिए मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करके आता, यानी कोई तैयारी करके नहीं आता कि अब अगर मैं तैयारी करके आऊँ तो रट्टा मार के लिख दूँ, लेकिन मेरे रट्टा मारने से आपको क्या फ़ायदा होगा। मैंने बिल्कुल वो चीज़ फील किया जो आप फील करते कि यार ये लिखना सही रहेगा कि ये लिखना सही रहेगा, ये लिखूँ या वो लिखूँ, इस वजह से इतने पॉजेस मुझे लेने पड़े। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। तो एक मैंने करा दिया, दो में से एक करना था, दो में से एक करना था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ कि आप इसको भी कर लेना। हिंट दे रहा हूँ बच्चे, अगर आप रोहित या रेनू हैं तो आप रोहित या रेनू, ये अपना वही सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, ये सारा है ना। अच्छा यहाँ पे लेकिन रिसीवर एड्रेस नहीं बच्चे, आप किसको दे रहे हैं, आप अपने लाइब्रेरियन को दे रहे हैं, तो इसलिए रिसीवर एड्रेस की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद आप वहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में किस विषय पे आप लिखने जा रहे हैं, तो किस सब्जेक्ट पे लिखने जा रहे हैं, आप कहेंगे सर राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज, ये है आपका सब्जेक्ट। तो लिखेंगे टू परचेज किसके लिए, सम न्यू इंग्लिश। बच्चे बिल्कुल भी बोर मत होना, ये सारा करना, अभी ग्रामर में बहुत मजा आएगा। इंग्लिश कैसे लिख गया, इंग्लिश डिक्शनरीज, ये लिखा। अब बच्चे कोशिश ये करना ना कि इसको आप ब्लैक पेन से लिखना। ऊपर वाला चीज मैंने बता दिया है कि आप किसको लिख रहे हैं, है ना, लाइब्रेरियन को लिख रहे हैं, तो ये सारी बात आप ऊपर मेंशन करके सब्जेक्ट ये आपने लिख दिया, एक लाइन का छोड़ेंगे। आप फिर नाम लिखेंगे, नाम आपका क्या है, रोहित या रेनू, तो आप कहेंगे आई एम रोहित, आई एम रोहित। अब रोहित लिखने के बाद आप अपने क्लास का नाम, चाहे आप ये लिख दो आई एम रोहित, ऐसे लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई स्टडी इन क्लास, किसी भी क्लास का, जैसे आप मान लो 10th में हो, आप लिख दो आई स्टडी इन क्लास 10th। इतना लिखने के बाद आप कहोगे कि आई वुड लाइक, बच्चे पूरा ये मैं नहीं बताने वाला, थोड़ा सा बताऊंगा। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, है ना, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, या मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज, इस विषय पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द इंग्लिश, शॉर्ट में लिख दिया, डिक्शनरीज शॉर्ट में लिख दिया, इन आवर स्कूल आर, वो कैसी है, ओल्ड है, यानी कि पुरानी है, एंड पुरानी है, उसके बाद और फिर क्या लिख सकते हैं कि वो पुरानी और फटी हुई है, ऐसा लिख देते हैं। एंड टॉर्न बना के लिख दिया कि आई एम रोहित, आई स्टडी इन क्लास 10th, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द इंग्लिश डिक्शनरीज इन आवर स्कूल आर ओल्ड एंड टॉर्न, मतलब पुरानी है और फटी हुई है। इतना लिख दिया, हाँ कहेंगे सर इतना लिख दिया। तो आप इसकी वजह से क्या होता है, अब आप कहेंगे कि इसमें और ऐसी भी चीज़ें लिख सकते हैं कि जो सर नए वर्ड्स हैं वो क्या है, बहुत सारे नए वर्ड्स मिसिंग हैं, मेनी न्यू वर्ड्स आर मिसिंग, ये लिख दिया। अब बच्चे ध्यान से समझना, ये किसी क्वेश्चन बैंक में आपको नहीं मिलेगा, ये वाली सेम चीज़ें किसी क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि एग्जामिनर आपकी राइटिंग स्किल को देखने के लिए आप कैसे किसी बात को लिख सकते हैं, इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं, इस बात को वो देखने के लिए राइटिंग स्किल देता है। कहेंगे सर ये लिटरेचर में भी तो चेक कर सकता था, तो उसमें बच्चे रट के लिख देते हैं, इसलिए ये कह रहा भैया हम अलग से देंगे कि तुम रट्टा ना मार पाओ। भाई इसमें भी तुम रट्टा मार के लिख रहे हो तो फिर तो सारी कहानी बेकार है। तो न्यू वर्ड्स आर मिसिंग, नए वर्ड्स क्या है, मिसिंग है। तो बच्चे अब इतना मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा मैं और बता दे रहा हूँ बोल के, वो आप लिख लेना, नहीं तो बच्चे बहुत टाइम लगेगा। न्यू वर्ड्स आर मिसिंग, देयरफॉर अब इसकी वजह से क्या थे बच्चे, देयर आर मेनी ऑब्स्टिकल्स इन आवर स्टडीज, हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बाधा आती है और डिस्टर्ब होता है, यानी कि हम नई चीज़ें नहीं सीख पाते। तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स एंड न्यू वर्ड्स, है ना। फिर उसके बाद में आप नीचे लिखेंगे देयरफॉर आई
रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू परचेज, क्या परचेज करने के लिए, सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश वोकेबुलरीज, ऐसे लिख देंगे। इतना करने के बाद आप नीचे फिर वही लिख देंगे योर्स ट्रूली या योर ओबीडियंटली। इतना करने के बाद आप नीचे नाम ले लिखेंगे, फिर लिखेंगे XYZ। तो ये रहा बच्चे आपका, ये दोनों में से एक करना था लेकिन मैंने दोनों ही बता दिया है। चलिए बच्चे, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। आगे क्या बच्चे, राइट ये पैराग्राफ इन अबाउट 80 एंड 100 वर्ड्स। बच्चे यही वाला जो एक पोर्शन है ये थोड़ा सा बोरिंग होता है, राइटिंग सेक्शन पढ़ाना समझाना ये सारा चीज़ बोरिंग होता है। चलिए बच्चे, फिर भी कोई ना, क्या राइट ये पैराग्राफ इन अबाउट 80 या 100 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, आउटडोर्स गेम्स के बारे में, इन हेडिंग्स को लेके कि आउटडोर गेम्स का महत्व क्या है, कुछ आउटडोर गेम्स बताओ, जैसे क्रिकेट क्या है ना, क्रिकेट कैसे, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ आपको बतानी है। फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इफेक्ट ऑन द लाइफ, और लाइफ का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये इजी चीज़ है, क्या आपको ये किसी बुक में मिलेगा, हो सकता है ये वाला मिल जाए, लेकिन अब ये बताओ ए रिटायरमेंट पार्टी ये कहाँ मिलेगा आपको, कहेंगे सर ये तो किसी किताब में नहीं मिलने वाला, ना तो मुझे इतना भरोसा है, ना तो आपके किसी टीचर ने बताया होगा, ना तो मैंने ही अपने किसी स्टूडेंट को बताया कि बच्चे ये तैयार करके जाना, क्योंकि अब बच्चे एग्जामिनर ये 10 नंबर बिल्कुल नया देता है, कहीं से भी दे सकता है। तो क्या बच्चे, राइट एन आर्टिकल ऑन ए रिटायरमेंट पार्टी इन अबाउट 80-100 वर्ड्स कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि इन हेडिंग्स के इंटरनल लिखना है कि हुज रिटायरमेंट पार्टी इट वाज, किसकी रिटायरमेंट पार्टी है। तो बच्चे 80-100 वर्ड्स लिखने हैं, टोटल हेडिंग कितने 5, यानी अगर एक हेडिंग में 20-20 वर्ड भी लिखते हैं तो बड़े आसानी से हमारा पैसेज बन जाएगा। तो बच्चे हुज रिटायरमेंट पार्टी इट वाज, किसकी रिटायरमेंट पार्टी है, तो आप लिखेंगे कि इट वाज द रिटायरमेंट पार्टी ऑफ आवर ओल्ड इंग्लिश टीचर मिस्टर शर्मा, है ना, ही वॉज वेरी ग्रेट एंड अफेक्शनेट टीचर एमंग द स्टूडेंट। ये लिख दिया, लो लगभग 20 वर्ड हो गया कि किसकी पार्टी है, आपने कहा हमारे इंग्लिश टीचर की रिटायरमेंट पार्टी है। फिर उसके बाद में टाइम एंड प्लेस बताना है, तो आप कहेंगे इट टुक प्लेस या इट वॉज हेल्ड, हाँ इट वॉज हेल्ड, ये कब हेल्ड किया गया, आप कहेंगे सर कुछ भी डेट लिख दें, ऑन 1 नवंबर, ऐसा लिख देंगे ऑन 1 नवंबर एट 11 AM, ऐसा लिख दिया। तो इसमें लगभग भी बच्चे 10-20 वर्ड हो गया। अब इतना करने के बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब कैसे हुआ था, तो आप कहेंगे कि द हॉल वॉज डेकोरेटेड, हॉल डेकोरेट किया गया था, ऐसा बना के लिखना है, द हॉल वॉज डेकोरेटेड विथ मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बैलून्स और एंड लाइट्स। इतना किया, आप कहेंगे सर हाँ ये तो बड़े आसानी से बनता जा रहा है, मैं कह रहा हूँ हाँ रटना कहाँ है, बस ऐसे लिख देना है। आप कहेंगे कि टीचर्स, है ना, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर टू बिड, क्या करने के लिए बच्चे, बिड करने के लिए, यानी कि विदा करने के लिए, किसको, आप कहेंगे कि आवर ऑनरेबल टीचर मिस्टर शर्मा। लो लगभग 20+ वर्ड इसमें भी हो गया। सेलिब्रेशन, तो आप लिखेंगे कि आवर प्रिंसिपल डिलीवर्ड ये हार्ट टचिंग स्पीच, बना के मैं एकदम ऑन द स्पॉट बोल रहा हूँ बच्चे, ऑन द स्पॉट, कोई इसके लिए कोई मेरी प्रिपरेशन पहले से नहीं है। क्या बोलेंगे, आवर प्रिंसिपल डिलीवर्ड ये हार्ट टचिंग स्पीच एमंग अस, यानी कि हमारे बीच में एक हार्ट टचिंग स्पीच दिया। इतना करने के बाद और सेलिब्रेशन कैसे हुआ, आप कहेंगे सर कि मेनी स्टूडेंट्स डांस, यानी बहुत सारे बच्चों ने डांस किया, और क्या परफॉर्म किया, यानी परफॉर्म डांसेस, यानी डांसेस परफॉर्म किया, और उसके बाद sang मेनी सॉन्ग्स, यानी कि बहुत सारे गाने गाए, है ना, और उसके बाद में बस सेलिब्रेशन लगभग हो गया। योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आप कहेंगे इट वॉज ए वेरी इमोशनल एंड मेमोरेबल डे इन माई लाइफ, कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि मैंने अपनी लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा, ये मेरे लिए कैसा था, एक मेमोरेबल डे था। इतनी बात समझ में आई। और उसके बाद में आप कहेंगे आई एम ग्रेटफुल टू प्रेजेंट देयर, मैं वहाँ पे ग्रेटफुल था, यानी कि थैंकफुल था लोगों का कि मैं वहाँ पे उस टाइम पे रह पाया। ऐसे करके आप लिख देंगे। 80 to 100 वर्ड्स तो मैंने बोल ही दिए होंगे ना,
ट्रस्ट हो तो जाके एक बार वीडियो को बैक करके वर्ड वर्ड गिन लेना, 80 से 100 से ज़्यादा मैंने बोल दिए होंगे। तो इस तरह से बच्चे आपका ये भी हो गया, क्योंकि आपको पता है कि एक वर्ड कराया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर मैं इसको मान लो एकदम लिख लिख के करा दूं, एकदम लिख के करा दूं, तो क्या गारंटी है यही आ जाएगा? अब मुझे लगता है कि इसमें दे दिया तो इसने हिंट के लिए दिया है कि मैं तो कुछ नया दूंगा, ये आपके समझने के लिए दिया है बच्चे कि मैं जो आप ये होली दिवाली पॉल्यूशन ये पढ़ते थे अब ये पुराना हुआ, अब मैं नया दूंगा। तो बच्चे मैं अपनी तरफ से कुछ आर्टिकल आपको बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड पढ़ लेना, जो देश में हमारे प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा चल रहा है उसके रिगार्डिंग पढ़ना है। जैसे आप AI पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना बच्चे? AI पढ़ लेना। आप पढ़ लेना बच्चे साइबर क्राइम, समझ में आया? आप बच्चे पढ़ लेना मोबाइल फोन्स के बारे में, समझ में आया बच्चे? तो ये जितनी चीजें हैं ये बहुत ज़्यादा, या फिर आप पढ़ लेना बच्चे सोशल मीडिया। तो ये सारी चीज़ें देश में बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ कर रही हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको एग्जाम में देख सकता है। क्लियर है बच्चे? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो ये बोरिंग एरिया खत्म हुआ, अब अच्छे अच्छे टॉपिक फटाफट फटाफट स्पीड में सॉल्व करते हैं बच्चे। सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ग्रामर। ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो कैसे सॉल्व होगा बच्चे? नरेशन का क्वेश्चन। आप कहेंगे सर ऐसे सॉल्व होगा, आप हैं तो हमको कोई समस्या नहीं। तो हो जाएगा बच्चे ही सेड, he said that, he said that। अब बच्चे इट है, इट हैज बीन रेनिंग, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये बदलेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हो जाएगा दैट इट, भाई टाइम की बात कर रहा है तो इट ही लगेगा, मौसम इवेंट की बात कर रहा है तो इट ही लगेगा। इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्या कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम, यानी कि ये ए का सोल्यूशन, बी का। ये बच्चे पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम, यानी कि बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। तो आप कहेंगे सर बदल जाता है, पीछे हो जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, तो हो जाएगा द नेशनल एंथम। सेकेंड फॉर्म बदल जाता है बच्चे वाज में, किस में बदलता है? वाज में। और उसके बाद थर्ड फॉर्म, संग का थर्ड फॉर्म हो जाता है संग, किसके द्वारा? बाय द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन। क्या यहाँ तक बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या है? पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि पंक्चुएशन आता है। पंक्चुएशन मतलब बच्चे होता है कि कोई लेटर स्मॉल है और अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको कैपिटल में करना, या फिर कॉमा लगाना, इन्वर्टेड कॉमा लगाना, यही सब चीज। तो बच्चे कुमुद, आप समझते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है बच्चे? आप कहेंगे सर कैपिटल में होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चे? कुमुद, कुमुद सेड टू। अब ये नहीं कहेंगे सर नरेशन है, टोल्ड में बदल देंगे, सेड टू हिज फ्रेंड, यानी कि कॉमा लगाने वाला। तो ये रहा हिज फ्रेंड। अब यहाँ से बच्चे रिपोर्टिंग क्लॉज खत्म होता है तो कॉमा लगाते हैं, और यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, और डब्लू कैपिटल में हो जाएगा, WHY, यानी कि वाई। हैड यू नॉट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल, कम टू स्कूल यस्टरडे। अब बच्चे ध्यान देना, ये इंट्रोगेटिव है, ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव, इस वजह से क्वेश्चन मार्क आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो ये रहा इसका बिल्कुल राइट सॉल्यूशन तीनों क्वेश्चन का, ग्रामर के ये तीनों क्वेश्चन बढ़िया तगड़ा सॉल्यूशन। 6 नंबर ये, और आप सभी को पता है कि 4 नंबर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैसेज ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चे, क्या आएगा? पैसेज ट्रांसलेशन। क्या है? वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, तो क्या हो जाएगा बच्चे? ट्रीज हैं, तो इसलिए ट्रीज हो जाएगा। ट्रीज आर, अमूल्य का क्या होता है बच्चे? प्राइसलेस, प्राइस लेस। निधि का इंग्लिश बच्चे हम कुछ भी लिख सकते हैं, वेल्थ लिख सकते हैं, या फिर ट्रीजर लिख सकते हैं, या मुझे अच्छा लगता है एसेट, मैं एसेट लिख दे रहा हूँ, एसेट। ट्रीज आर प्राइसलेस एसेट ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री।
लो, कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि वह हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। तो ट्रीज, बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ट्रीज, देखो जब कभी क्या आ जाए कि केवल, केवल ही नहीं बल्कि, ये आ जाए केवल ही नहीं बल्कि, तो ये बच्चे एक कंजंक्शन है जिसका इंग्लिश होता है नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली, ट्रीज नॉट ओनली गिव अस ईंधन व फल, तो ईंधन का इंग्लिश क्या हो जाएगा? फ्यूल। एंड फिर क्या हो जाएगा बच्चे? फल का इंग्लिश क्या हो जाएगा? फ्रूट, फ्रूट्स। अब देखो नॉट ओनली बट आल्सो, यहां पे लिखा जाएगा बट आल्सो, वह हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं, बट आल्सो दे गिव अस कॉस्टली, कॉस्टली मतलब इमारती, अच्छा यहाँ पे क्या है बच्चे? वह हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल एक चीज लिख दो, फर्नीचर। ठीक है बच्चे, या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हैं? हमें इमारती, हाँ टिम्बर लिख सकते हैं। दे गिव अस टिम्बर, इमारती लकड़ी का बच्चे हमने लिख दिया यहाँ पे टिम्बर। देखो पैसे ट्रांसलेशन में बच्चे डिट्टो वर्ड्स मैटर नहीं करते, आप उससे मिलता जुलता भी कोई वर्ड लिख सकते हैं, बट टिम्बर यहाँ पे स्मार्ट है, सही है। टिम्बर, वायु हमें, नहीं वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे? ट्रीज प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। ये लो, हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल, हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, एडवाइस है। तो वी शुड नॉट, वी शुड नॉट कट डाउन, वी शुड नॉट कट डाउन द ट्रीज, द ट्रीज, अनावश्यक की इंग्लिश हो जाएगा अननेसेसरली। ठीक है बच्चे, अननेसेसरली, हो गया। तो बच्चे ये रहा आपका सेक्शन सी, यानी सेक्शन ए मैंने पूरा सॉल्व करा दिया, सेक्शन बी सी मतलब 20 नंबर वो सब कुछ बच्चे सारा सॉल्व करा दिया। लेकिन लिटरेचर वाला पोर्शन मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया क्योंकि बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। आप एक काम करना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप लिटरेचर के क्वेश्चन को देख लेना, उसमें सॉल्व क्या कराना है। लिटरेचर के क्वेश्चन को देख लिया और आराम से उसको पढ़ लिया, क्वेश्चन का तो पैटर्न कोई चेंज नहीं होगा, आपके चैप्टर्स से ही पूछा गया है, कहीं से बाहर से वो नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चे सेक्शन ए बी सी मैंने आपको सारा सॉल्व करा दिया। अब बच्चे सेक्शन ये वाला थोड़ा सा वोकैब ये राइटिंग वाला सेक्शन थोड़ा सा है बोरिंग, लेकिन बच्चे क्या करें, जब ये बिल्कुल नया दिया है तो हमें अपनी तरफ से ही बना के लिखना पड़ेगा। अगर मैं रट के यहाँ पे कुछ लिखा देता फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती, इस वजह से मैंने इसको कैसे कराया आपको। आप कहेंगे सर बिल्कुल जैसे स्टूडेंट करते हैं, यानी कि सोचते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, आई एम रोहित, आई स्टडी इन क्लास 10th। अब बताओ क्या इसमें मैंने बहुत लंबे चौड़े कुछ वोकैब का इस्तेमाल किया है? आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ दैट द इंग्लिश डिक्शनरीज इन आवर स्कूल आर ओल्ड एंड टॉर्न, कैसी हैं? पुरानी और फटी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। चले बच्चे, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ करा दिया, लेकिन लिटरेचर वाला पोर्शन मैंने नहीं कराया क्योंकि उसमें केवल और केवल क्वेश्चन आंसर आए, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, आपका जो भी कोई रिक्वायरमेंट होगा, जो भी चीज़ अब आपको चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपर आपका आ चुका है, जो भी कंटेंट चाहिए, जैसे एक एक नंबर वाला भी, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, या फिर बच्चे कहा जाए वो जो अभी टेंस वाले क्वेश्चन है, तो ये बच्चे अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मैसेज करिएगा, आपको तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा और उसके बाद आपको दूसरे ही दिन उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। और बच्चे कल या परसों में मैं 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने कराने वाला हूं, तो इसलिए आप उसको देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है बच्चे, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।